तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा शाला में। हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 द्वितीय क्रियाएं, जो आपके टर्म 2 के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सिलेबस जो हम पढ़ा रहे हैं वो न्यू कोर्स पर बेस्ड है, ठीक है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर हम द्वितीय क्रियाएं की बात करें कि द्वितीय क्रियाएं हैं क्या, तो हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक रूप से हमें जो कच्चा माल प्राप्त होता है, जब हम उसको उपयोगी वस्तु में बदलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय क्रियाएं। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम जो अपने प्राइमरी सेक्टर की जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, विनिर्माण कर रहे हैं उनका, ठीक है। दोबारा उनका प्रोसेसिंग, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करिए, देखिए यहाँ पेपर इंडस्ट्रीज का जैसे एग्जांपल दिया है मैंने आपको। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं पेपर कैसे बनते हैं, तो पेड़ों की छाल से, है ना। तो पेड़ों की छाल कहाँ से आती है? जंगलों से। तो वहाँ से वो क्या है, प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर से हम लोग पेड़ों को ला रहे हैं, उनके छालों को क्या कर रहे हैं हम लोग, पेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या है, जो कन्वर्जेशन है इसको हम कहते हैं विनिर्माण, ठीक है। विनिर्माण मतलब जो प्राकृतिक रूप से कच्चा माल है उसको हम लोग क्या करते हैं, निर्मित वस्तु बनाते हैं उससे, ठीक। कोई वस्तु उससे बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विनिर्माण उद्योग। और इसी को हम लोग द्वितीय क्रियाएं या फिर सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं। एग्जाम्पल के एक और चीज़ हम समझते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये कपास है, कॉटन। ये कॉटन जब खेत में लगी हुई है तो ये क्या है, प्राइमरी सेक्टर। और जब इसी कॉटन को हम मैन्युफैक्चरिंग कर कर हम कपड़ा बना रहे हैं या शॉल बनाते हैं, हम लोग कपड़े बनाते हैं उससे, है ना, स्वेटर्स बनते हैं हमारे ठंडियों के, तो वो क्या है, वो हो गया विनिर्माण उद्योग या फिर सेकेंडरी सेक्टर। क्यों? क्योंकि हमने जो प्राइमरी सेक्टर से जो हमें चीज़ प्राप्त थी उससे हमने क्या किया, अपने उपयोग की वस्तु बना ली, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं द्वितीय क्रियाएं या फिर विनिर्माण उद्योग। चलिए हम उद्योगों का वर्गीकरण देखने के। उद्योग जो होते हैं उनको कितने आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। तो उद्योगों का वर्गीकरण अगर हम पहला आधार देखें तो आकार के आधार पर, मतलब उसके साइज़ के बेस पर। साइज़ के बेस पर क्या है, सबसे पहला आता है कुटीर उद्योग, ठीक है। फिर छोटे पैमाने के उद्योग, फिर बड़े पैमाने के उद्योग। यानी कि अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है, तो 3 आधार है उसके। कौन कौन से? कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। आगे हम ब्रीफली इसका एक जो डिस्कशन है वो आगे करेंगे, ठीक है। आप बस ये भी देखते रहिए अपनी वीडियो हमारी। जो सेकंड इसका बेस है वो है कच्चे माल पर आधारित, यानी कि जो कच्चा माल हमें प्राप्त है उसके बेस पे कौन कौन से हम प्रोडक्शन करते हैं। तो पहला कृषि आधारित उद्योग, ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड। दूसरा रसायन आधारित, यानी कि जो केमिकल्स हैं उन पे बेस्ड। तीसरा खनिज आधारित, यानी कि जो मिनरल्स हैं उन पे बेस्ड। चौथा वन आधारित, फॉरेस्ट बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। जो पांचवा है वो है पशु आधारित, यानी कि जो पशु हैं उनके चमड़े, उनके दूध, इन सब से जो होती है वो किस में आती है। ये कैटेगरी किसकी है? ये है कच्चे माल पर आधारित उद्योगों की, ठीक है। तो कच्चे माल पर आधारित कितने उद्योग हैं? 5 उद्योगों में वर्गीकरण किया गया है। पहला है कृषि आधारित, दूसरा है रसायन आधारित, तीसरा खनिज आधारित, चौथा वन आधारित और पांचवा पशु आधारित। हम लोगों ने अपनी अगली स्लाइड में सब में एक ब्रीफ से डिस्कशन सबका करेंगे, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर पीडीएफ की बात है तो पीडीएफ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक दे दूंगा अपना, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम से जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जो तीसरा बेस है इसका डिवीजन का वो है उत्पाद के आधार पर, ठीक है। उत्पाद के आधार पर जो है वो है पहला आधारभूत उद्योग और दूसरा उपभोक्ता उद्योग। अब उपभोक्ता उद्योग भी क्या है? 3 प्रकार के हैं। खान पान, उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता कंज्यूमर हम लोग हैं, ठीक है। दूसरा वस्त्र उद्योग, तीसरा वाहन उद्योग, ठीक है। तो उपभोक्ता उद्योग जो है वो किसका पार्ट है? पहली बात तो वह है उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण जो किया जाता है, उसमें दूसरा आधार है हमारा उपभोक्ता उद्योग। अब उपभोक्ता उद्योग को भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, खान पान, वस्त्र और वाहन, ठीक है। हमने कितना डिस्कस कर लिया? 1, 2, 3। अब जो चौथा वर्गीकरण है वो किस पे किया गया? स्वामित्व के आधार पर, यानी कि उसका स्वामी कौन है, ठीक है, स्वामी के आधार पर। तो पहला है सार्वजनिक क्षेत्र, जिसके मालिक सब हैं, जो पूरे जनता के लिए बना है। दूसरा निजी क्षेत्र, जिसका मालिक कोई एक व्यक्ति होता है या कोई कंपनी होती है। और तीसरा है संयुक्त क्षेत्र, जो सरकार के भी नियंत्रण में आती है और निजी आदमी के भी हाथ में आती है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं या फिर आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, ठीक है। चलिए हम अगली स्लाइड पे देखते हैं अपनी। हम अब आकार के आधार पर जो उद्योगों का वर्गीकरण किया था उसको अब ब्रीफली समझते हैं, ठीक है। तो उसमें जो पहला उद्योग था वो क्या है? कुटीर उद्योग। अब कुटीर उद्योग अगर हम प्राचीन संस्कृति में बात करें तो कुटिया क्या होती थी? कुटिया होता था घर, है ना। तो आप उसी से अंदाजा लगाएंगे, अनुमान लगाने का तरीका है एक कि कुटीर उद्योग जो है वो घर से संबंधित है। क्यों? क्योंकि कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग है जिनका उत्पादन घर में ही
आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किया जाता है। यानी घर के लोग जो हैं वो आपस में क्या करते हैं, कुटीर उद्योग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार जो कई सारे घरों में आपने देखा होगा वो सारे कई चीज़ें बनाते हैं, कई सारी चीज़ों को आगे बेचते हैं। फिर जैसे टिफ़िन, अगर हम बात करें टिफ़िन उद्योग की, ठीक है, तो क्या होता है इसमें एक घर वाले बैठ के बनाते हैं, ठीक है, अब उसी का क्या होता है आगे उसको सप्लाई किया जाता है। इसमें पूंजी निवेश कम होता है और मशीनों के प्रयोग से वंचित होता है, यानी कि इसमें मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। जो कुटीर उद्योग है उनमें मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें हाथों का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो एक ऐसा उद्योग है, हस्तशिल्प का उद्योग है, ठीक है। जो दूसरा डिवीज़न था वो क्या था, छोटे पैमाने के उद्योग। अब छोटे पैमाने के उद्योग क्या है, ये ऐसे उद्योग है जिनमें निर्माण कारखानों में किया जाता है, यानी घर पे नहीं होता इनका प्रोडक्शन। इनका जो निर्माण है, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कहाँ की जाती है, फैक्ट्रीज़ में, कारखानों में, ठीक है। इस प्रक्रिया में मजदूरों तथा श्रमिकों का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसमें मजदूर भी लगते हैं और श्रमिक एक ही बात है, ठीक है, जो लेबर्स होते हैं। अब इसमें अर्धकुशल श्रमिक भी चल जाएंगे। जैसे आपने देखा वो कई सारी फैक्ट्रीज खुली होती है, जैसे CFL की फैक्ट्री, ठीक है, CFL की LED की फैक्ट्रीज होती है कई सारी, ठीक है। तो इन सब में क्या होते हैं, अर्धकुशल श्रमिक होते हैं, इसमें बच्चे भी लगा लिए जाते हैं, जिनको कोई स्किल नहीं है उनको भी लगा लिया जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो उस स्थानीय स्तर पर जो कच्चा माल उपलब्ध है उसी कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। बाहर से कच्चा माल बहुत ही कम मंगाया जाता है, ठीक है। ये श्रम प्रधान उद्योग, यानी कि इसमें मेहनत जो होती है, श्रम, परिश्रम ज़्यादा लगता है, ठीक है। इसका मूल उद्देश्य क्या है, उसका मूल उद्देश्य है कम निवेश के साथ स्थानीय रोजगार पैदा करना, यानी कि निवेश कम, इन्वेस्टमेंट कम करनी है और प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, और प्रोडक्शन ज़्यादा के साथ साथ क्या करना है, हमें स्थानीय जो लोग हैं उनको रोजगार देना है। इसका मेन मोटिव है, ठीक है। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है कि छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग में अंतर बताइए, तो जितने पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं ना, इन्हीं को आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। जो इसकी तीसरी कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी, वो है बड़े पैमाने के उद्योग। अब बड़े पैमाने के उद्योग क्या हैं, तो बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं वो ऐसे उद्योग हैं जिनमें बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर उत्पादन किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है, ठीक है। इन उद्योगों में बहुत अधिक पूंजी का निवेश, देखो ये जो है ये पूंजी प्रधान उद्योग है। पहला डिफरेंस तो यही आप लिख लेंगे कि जो छोटे पैमाने के उद्योग हैं वो क्या है, श्रम प्रधान, और ये क्या है, ये पूंजी प्रधान, यानी कि इसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं, इसमें मेहनत कम लगती है, क्योंकि इसमें मशीनों का प्रयोग किया जाता है ना। छोटे पैमाने के उद्योगों में मशीनों का प्रयोग कम किया जाता है, जबकि जो बड़े पैमाने के उद्योग है ना, भारी भारी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिसको खरीदने बहुत पैसा लगता है, ठीक है। और इससे क्या होगा, बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलता है, ठीक है। ये क्योंकि लार्ज स्केल पे है, कंपनी बनती है तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बनती है, और उन कंपनियों में हजारों, 100, सैकड़ों में आदमी काम करते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये पूंजी प्रधान उद्योग है, इसमें पैसा ज़्यादा लगता है, जिससे विश्व के कई हिस्सों में कच्चा माल जो है वो मंगाया जाता है, यानी कि सिर्फ स्थानीय कच्चा माल का प्रयोग ही नहीं किया जाता, यहाँ पे बाहर से भी कच्चा माल मंगाया जाता है। इसमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें कुशल श्रमिक यानी कि जिनके पास स्किल्स होती हैं, ठीक है। ये ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनमें स्किल बेस्ड वर्कर्स की डिमांड होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कार की, ठीक है, अब कार की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसके बारे में स्टडी करने वाले जिसको पता हो कार के बारे में, ऐसा बंदा ही तो वहाँ काम करेगा, कोई भी आदमी थोड़ी वहाँ पे काम करेगा, है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए, स्किल चाहिए। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, जो कार की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, इसका टिफिन वाला हो गया, ठीक है, और इसका फैक्ट्रियाँ हो गई छोटी मोटी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने आकार के आधार पर जो उद्योग थे उनका वर्गीकरण कर लिया है। जो हमारी सेकंड कैटेगरी थी वो थी कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, यानी कि जो हमें रॉ मटेरियल जो प्राप्त है उसके आधार पर, ठीक है। तो उसमें पहला जो था वो था कृषि आधारित उद्योग, यानी कि जो कृषि हम करते हैं उसमें जो कच्चा माल मिलता है उससे। यह उद्योग ऐसे उद्योग हैं जो कृषि द्वारा उत्पादित कच्चे माल, ठीक है, जो हम कृषि करके, जो एग्रीकल्चर करके हम जो माल पैदा करते हैं उसी माल को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे शक्कर उद्योग गन्ने पर आधारित है, अचार उद्योग, मसाले, तेल उद्योग, ये सब, ठीक है। अचार किससे बनेंगे भाई, अब जो प्रोडक्शन होती है, आम के पेड़ उगाते हैं कई सारे बंदे, नींबू के पेड़ उगाएंगे तो उन्हीं सबसे तो अचार बनता है ना। और मसाले भी उन्हीं से उगते हैं, जो उगते हैं उन्हीं का तो मसाला बनता है। तेल उद्योग, ठीक है, सरसों का तेल तो सरसों की जो फसल होगी उससे होता है, ठीक है। तो ये सारे उद्योग क्या है, कृषि आधारित उद्योग, यानी कि इनमें जो कच्चा माल है वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है, वो एग्रीकल्चर के थ्रू प्राप्त हो रहा है। दूसरा जो हमारा है वो है रसायन आधारित उद्योग। अब देखो रसायन आधारित उद्योग क्या है, तो ये ऐसे उद्योग है जिनमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है, जैसे कि पेट्रो रसायन उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, ठीक है।
बहुत ही ईजी है, वैसे इससे क्वेश्चन भी कम आते हैं इस वाले पोर्शन से, ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बड़े पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आते ही नहीं है, आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, आ भी सकते हैं। जो तीसरा है हमारा वह खनिज आधारित उद्योग, यानी कि मिनरल बेस्ड जो प्रोडक्शन है वो। इसमें क्या होता है, ये ऐसे उद्योग हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें खनिजों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, यानी कि नाम से ही समझ गया यार, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, खनिज का प्रयोग, ठीक है। जैसे लोहा, ठीक है। खनिज आधारित उद्योग मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। देखो खनिज क्या है, पहले तो ये समझते हैं खनिज क्या है। हम लोग जो भी चीज़ें पृथ्वी के अंदर से धरातल से तो खोद के निकालते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज, ठीक है। इसमें कोई रासायनिक तत्व होते हैं, उनके कुछ गुण होते हैं, ठीक है, जैसे लोहा, मैंगनीज, तांबा, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब खनिज है, ठीक है। तो खनिज आधारित उद्योग जो है वो भी दो रूप से डिवाइड किए जा सकते हैं। पहला जो है वो धात्विक खनिज उद्योग, जिसमें धातु का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऐसे उद्योग आते हैं जो धात्विक खनिजों जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि का प्रयोग करते हैं, यानी कि इनसे जो चीज़ें बनती हैं, इनसे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या कहलाएगा, धात्विक खनिज उद्योग। जो दूसरा है इसका डिवीजन वो किस बेस पे किया गया है, अधात्विक खनिज उद्योग, जिनमें धातुओं का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है। इसमें वे उद्योग आते हैं जो मुख्य रूप से अधात्विक खनिज जैसे कि सीमेंट इन सब से बने होते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं अपना जो अगली हमारी स्लाइड है, उसमें हमने क्या डिस्कस किया है। इसी का जो दो पोर्शन बच गया है, पशु आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग, है ना। 5 प्रकार के उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है कच्चे माल के आधार पर। तो जो पशु आधारित उद्योग है, देखो आधे से ज़्यादा नहीं, सारे ही उद्योग ऐसे उद्योग हैं जिनके नाम से ही हमें उनकी मीनिंग समझ में आ जाएगी, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट समझना है आपको। अब पशु आधारित उद्योग क्या है, पशु आधारित उद्योग मतलब क्या, जो पशुओं से संबंधित है, जो पशुओं से हमें प्राप्त हो रहा हो कच्चा माल, उसी का प्रयोग हम क्या कर रहे होंगे, इंडस्ट्री में कर रहे होंगे। जैसे हम लोग चमड़ा उद्योग, ठीक है, ऊनी वस्त्र उद्योग, ये सब कहाँ से आता है, चमड़ा कहाँ से आता है, चमड़ा किसका होता है, इंसान का चमड़ा थोड़ी निकाल के बनाते हैं हम लोग, बेल्ट, है ना, बेल्ट, लेदर, ये सब किसके बनते हैं, चमड़े की। तो चमड़ा कहाँ से आता है, पशुओं से, ठीक है। तो कई सारे जो पशु होते हैं उनकी खालें निकालते हैं, जैसे ऊनी, अगर हम भेड़ की बात करें तो भेड़ की ऊनों से बनते हैं कपड़े, ठीक है। तो ऐसे उद्योग जो पशु आधारित हैं, जो पशु के उस पर बेस्ड हैं, चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, ठीक है। अब वन आधारित उद्योग, वन का मतलब क्या है, ऐसा कच्चा माल जो वनों से प्राप्त हो रहा हो। सिंपल सी डेफिनेशन, वे उद्योग जो कच्चे माल के लिए वनों पर निर्भर होते हैं। जैसे लकड़ी क्या मिलेगी आपको, लकड़ी आपको वनों में तो मिलेगी, है ना। तो फर्नीचर उद्योग, कागज उद्योग, ठीक है, ये सब किस में आएंगे, वन आधारित उद्योगों में। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये जो है ये ऊनी वस्त्र उद्योग है, ये फर्नीचर उद्योग का एग्जाम्पल दे रखा है मैंने आपको, ठीक है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको ब्रीफली मिल जाएगी, PDF आप डाउनलोड कर लेना। तीसरा जो डिवीजन किया था हमने वो किस पे किया था, उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, जिसमें 2 प्रकार के थे, उपभोक्ता वस्तु आयोग और उद्योग और आधारभूत उद्योग, ठीक है। अब उपभोक्ता वस्तु उद्योग क्या है, उपभोक्ता, कंज्यूमर, हम लोग चीज़ें जो नॉर्मली डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों का प्रयोग इसमें किया जाता है, उन्हीं चीज़ का जो प्रोडक्शन है, उन्हीं वस्तुओं का प्रोडक्शन इस जो इंडस्ट्री है इसमें किया जाता है। जैसे कि पार्ले जी बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, चाय बिस्किट, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। उपभोक्ता वस्तु उद्योग ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा प्रयोग कर लिए जाते हैं, जैसे ब्रेड, बिस्किट, चाय, साबुन, ये सब, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत है भी नहीं। तो देखिए अगर हम बात करें आधारभूत उद्योग की, तो आधारभूत उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ को अपना आधार प्राप्त करते हैं, ठीक है। यानी कि इनका जो मेन काम होता है वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ को बेस प्रोवाइड करना होता है। जैसे लोहा, ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, अब पेट्रो रसायन उद्योग, ये सब क्या है। अब लोहा जब यहाँ प्रोडक्शन किया जाएगा तो लोहा क्या करेगा, लोहा दूसरी इंडस्ट्रीज़ को जो बेस है उनको प्रोवाइड करेगा। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, उसमें सबसे ज़्यादा लोहा जो लगेगा, है ना, जो मशीनों का निर्माण करते हैं उसमें लोहा लगेगा। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिनमें आधारभूत उद्योगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि आधारभूत उद्योग ऐसे उद्योग हैं जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए बेस का काम करते हैं, यानी कि जो इनका उत्पादन होता है वो किसके लिए किया जाता है, दूसरी इंडस्ट्रीज़ के बेस के लिए, ठीक है। जो अगला है हमारा वो है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, यानी कि जो ऑनरशिप है, ऑनर कौन है उस कंपनी का या उस इंडस्ट्री का, तो उसके बेस पर भी हम लोग जो इंडस्ट्रीज़ है उनका डिवीज़न करते हैं। इसमें 3 टाइप की इंडस्ट्रीज़ आती हैं, 3 टाइप के एरियाज इसमें आते हैं। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि साझा संपत्ति, इसको साझा क्षेत्र ही बोलते हैं।
नहीं, इसको नहीं बोलते सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक मतलब सब लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो साझा अलग है, साझा हम लोग संयुक्त को बोलते हैं, ठीक है। अगर सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो ऐसे उद्योग जो सरकार के अधीन आते हैं। अब सरकार के अधीन आते हैं मतलब सरकारी हैं। अब सरकारी चीज़ क्या होती है? सबकी होती है ना। सरकारी चीज़ पे सबका अधिकार होता है, सरकार सबके लिए काम करती है, सबके पब्लिक की वेलफेयर का काम होता है सरकार का, है ना। तो जिनका प्रबंधन सरकार करती है वो उद्योग क्या कहलाते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, ठीक है। अगर हम इस व्यवस्था की बात करें, ज़्यादातर आपको कम्युनिस्ट या फिर जो साम्यवादी, समाजवादी ये व्यवस्था होती है ना, आपको ऐसे देशों में देखने को मिलेगी जहाँ पे साम्यवाद होता है, समाजवाद होता है, सरकार ही सारे काम करती है लोगों के, ठीक है। कोई पूंजीपति नहीं होते उन देशों में। ज़्यादातर ये व्यवस्था वहाँ देखने को मिलती है, लेकिन भारत में भी ये व्यवस्था देखने को मिलती है। भारत में जैसे BSNL का सिम, ठीक है, बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BPCL, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ज़्यादा समझने की आपको बात नहीं है इसमें, बस ये देखो सार्वजनिक का मतलब क्या है। आधा कॉन्सेप्ट तो यही ख़त्म है ना। बस आपको एग्जांपल्स याद करने, उसमें समझने की कोई दिक्कत है क्या? सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? सार्वजनिक जो सब यूज़ कर रहे हैं, जिसका यूज़ पूरी पब्लिक कर रही है, ठीक है। अब निजी क्या होगा? जिसकी ऑनरशिप किसी के पास होगी, किसी व्यक्ति के पास या किसी कंपनी के पास, ठीक है। इनका प्रबंधन वही कंपनी करेगी। अगर हम इस व्यवस्था की बात करते हैं, व्यवस्था ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलेगी? जहाँ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी होगी, पूंजीवादी व्यवस्था होगी, ठीक है। बट इंडिया में क्या है? इंडिया में तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इंडिया में कैपिटलिज्म भी है और जो समाजवाद है वो भी है, सोशलिज्म भी है, ठीक है। तो इंडिया ने तो दोनों कॉन्सेप्ट को अपनाया, तो इंडिया में दोनों व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। इनफैक्ट हमें तो संयुक्त, देखो ये जो संयुक्त क्षेत्र है ये क्या है? ये इंडिया वाला है। क्यों? क्योंकि संयुक्त क्षेत्र में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इंडिया में क्या है, ज़्यादातर चीज़ें ऐसी जो प्राइवेट कंपनीज भी चला रही हैं, है ना, और सरकार भी चला रही है। तो इंडिया में ज़्यादातर चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। बाकी कैपिटलिस्ट भी कई सारी चीज़ें हैं, समाजवादी के भी कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे क्षेत्र समाजवाद के भी हैं, ठीक है। बस समझना है कि आपको वर्ड को समझना है। वर्ड समझ गए, आधा कॉन्सेप्ट वहीं ख़त्म। तो अगर हम इसकी बात करें कि जो साझा है, संयुक्त क्षेत्र है, ये क्या है? तो ऐसे उद्योग जिनका संचालन सरकार भी करती है और निजी कंपनियां दोनों मिलकर करती हैं, ठीक है। सार्वजनिक जो सरकार कर रही है, निजी जो कोई व्यक्ति कर रहा है या कोई कंपनी कर रही है जिसका प्रोडक्शन, संयुक्त जो सरकार और निजी दोनों मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। तीनों की डेफिनेशन सिंपल है। इसके एग्जांपल क्या हैं? HPCL, हल्दिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। HPCL क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, हर बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप लोग इसको नोट करके रख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? इसको क्वेश्चन भी मान सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। क्या है? उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। पहले तो इसका मतलब समझो कि उद्योगों की अवस्थिति यानी कि जो उद्योग हैं वो कहाँ स्थापित किए जाएंगे, कहाँ नहीं किए जाएंगे, क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी इंडस्ट्री के इस्टेब्लिशमेंट में मेन जो अपना रोल है वो निभाते हैं, ठीक है। तो जो मैंने कैटेगराइजेशन किया है वो दो आधार पर किया है कि उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक दो भागों में बांटे जाते हैं। एक तो भौगोलिक कारक होते हैं और एक गैर भौगोलिक। बाकी अगर एग्जाम में क्वेश्चन है तो आपको कैटेगराइजेशन नहीं करना है, आपको मिक्स करके पूरा लिखना है कॉन्सेप्ट पूरा, ठीक है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे भौगोलिक कारकों के बारे में कि भौगोलिक कारक क्या हैं, ठीक है। तो भौगोलिक कारक इसमें कौन कौन से कारक आएंगे? जो कच्चा भौगोलिक कारक क्या, पहले तो ये समझो भौगोलिक मतलब उस जो जगह है वहाँ की जो स्थिति से बेस्ड है, जो वहाँ के लोकेशन है उस पर बेस्ड होंगे, ठीक है। वहाँ की भौगोलिक संरचना कैसी है, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर, क्या क्या नहीं है, रिसोर्सेस क्या क्या हैं, ठीक है। तो भौगोलिक कारक में जो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है कच्चा माल, यानी कि जो कच्चा माल है वो वहाँ पर स्थापित, वहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री खोलनी है, आपको कोई भी फैक्ट्री खोलनी है, तो अब आप कोई सामान बनाओगे तो सामान को बनाने के लिए सामग्री भी तो लगेगी ना। अब एग्जांपल जैसे कि खाना बनाना है आपको अपने घर में, ठीक है। तो खाना बनाने के लिए अगर आपके पास चावल ही नहीं होगा, आपको चावल बनाना, तो चावल जब होगा ही नहीं तो उबालोगे कैसे उसको? पानी होगा नहीं तो उबालोगे कहाँ पे, है ना। तो जो कच्चा माल है वो बहुत ही आवश्यक है, चाहे कोई भी फैक्ट्री हो। अगर पंखे की फैक्ट्री में हो तो उसके पुर्जे जब नहीं होंगे आपके पास तो पंखा जो है बनेगा कैसे, असेंबल कैसे होगा? अब जो लोहा ही नहीं मिलेगा आपको तो पंखा कहाँ से बनेगा, है ना। तांबा ही नहीं मिलेगा तो तार कहाँ से बनेगी? तो कच्चा माल जो है वो किसी भी उद्योगों की स्थिति को भारी रूप से, बहुत ही व्यापक रूप से प्रभावित करता है, ठीक है। ज़्यादातर आप इंडस्ट्रीज ऐसी जगहों पर देखोगे जहाँ पे कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ फर्नीचर, तो फर्नीचर की जो उद्योग है, फर्नीचर का जो इंडस्ट्री है वो कहाँ खुलेगी भाई? ऐसे इलाके में खुलेगी जहाँ कभी जंगल होंगे नहीं, जहाँ पेड़ पौधे होंगे नहीं, वहाँ खुलेगी, या फिर जंगल के पास या फिर पेड़ पौधे वाले इलाकों के पास खुलेगी?
भाई जाहिर सी बात है, जहाँ पेड़ पौधे उपलब्ध होंगे वहाँ खुलेगी, है ना। कोई ऐसी जगह तो खोलेगा नहीं जहाँ पे पेड़ पौधे ही ना हो, है ना। अब हम देख लेते हैं जो कंटेंट में लिखा है। कच्चा माल, अगर हम देखें तो उद्योग जो होते हैं सामान्यतः वहीं स्थापित किए जाते हैं जहाँ कच्चे माल की उपलब्धता होती है। जिन उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का भार कच्चे माल की तुलना में कम होता है, उन उद्योगों को कच्चे माल के निकट ही स्थापित करना होता है। जैसे कि चीनी उद्योग। गन्ना भारी कच्चा माल है, जिसे अधिक दूरी तक ले जाने से परिवहन की लागत बहुत बढ़ जाती है और चीनी के मूल्य में वृद्धि होती है। देखो यहाँ क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री जो कच्चा माल जिसका दूर से आता है, अब दूर से आएगा तो परिवहन लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आएगा, है ना, क्योंकि भारी मात्रा में मंगाना होता है। ऐसा तो है नहीं कि एक दो चीनी के दाने मंगा लेंगे। मान लो किसी को चीनी की फैक्ट्री खोलनी है तो एक दो गन्ना मंगाएंगे तो उससे तो होगा नहीं। तो गन्ना जब मंगाएंगे तो उसमें कैसे आएगा, हवा में तोड़ के आएगा नहीं। अगर आप हवाई जहाज़ से मंगाएंगे तो वहाँ से तो आएगा नहीं, कैसे आएगा, ट्रकों में भर के लद के आएगा उनमें। अब ट्रक में जब आएगा तो लागत आएगी उसकी, किराया देना पड़ेगा उसका। जब उसका किराया देना होगा तो क्या होगा, जो मूल्य होगा, जो लागत होगा, इस चीनी की जो लागत होगी वो क्या होगी, अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, है ना। क्योंकि वो क्या करेगा बंदा, वो ट्रांसपोर्ट का ही पैसा उसी में जोड़ेगा। अगर जो कच्चा माल था वो वहीं पे प्राप्त हो गया तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं आएगा और चीनी सस्ती होगी, है ना। अगला जो है वो शक्ति यानी कि एनर्जी, ऊर्जा। अब उद्योग जो होते हैं वो किससे चलते हैं, मशीनों से। कोई भी इंडस्ट्री, उसमें क्या चाहिए, हमें बिजली चाहिए, है ना। मशीनें जिन इंडस्ट्रीज में मशीनों का प्रयोग होता है तो मशीनें हवा से तो चलती नहीं है। मशीनों को क्या चाहिए, विद्युत, बिजली। अब बिजली जब नहीं होगी तो क्या उस एरिया में कोई इंडस्ट्री खुल पाएगी, नहीं। अब बिजली के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है, पहले तो ये देखते हैं। शक्ति की जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा। ये सब क्या है, ये सबसे हमें एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है ना। कोयला से भी, पेट्रोलियम से, जल विद्युत से, प्राकृतिक गैस से, परमाणु जो न्यूक्लियर एनर्जी है उससे। तो ये सब जहाँ पे होंगे पर्याप्त मात्रा में, वहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री लगेगी, है ना। अगर आप देखिए बिजली कैसे बनती है, तो बिजली कैसे बनती है भाई, पानी, जो हाइड्रोकार्बन जो पानी होता है उसके प्रेशर लगता है, जब कोयला होता उसमें कोयला प्रयोग किया जाता है, जल प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऐसे थोड़ी बन जाती है बिजली, बड़े बड़े इसकी पनचक्कियाँ लगती है ना। तो अगर जहाँ पे बिजली नहीं आएगी, मान लो कोई गांव का ऐसा इलाका है जहाँ पर बिजली नहीं आती है, जहाँ पे बिजली की जो मात्रा है बहुत ही कम आती है, 1-2 घंटे आती है, तो वहाँ पे क्या इंडस्ट्री चल पाएगी, नहीं। क्योंकि इंडस्ट्री चलाने के लिए अब भारी मात्रा में, अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बिजली का काम नहीं होता, वो तो भाई आराम से चल जाएगी। बट जिसमें बिजली का काम होता है, मान लो अगर किसी को खाना वाना बनाना, टिफ़िन की इंडस्ट्री खोलनी, वो तो चल जाएगा, उसमें तो भाई बिजली चाहिए नहीं, उसमें तो गैस चाहिए आपको, है ना। बट अगर गैस ही उपलब्ध ना हो अभी तो जो कच्चा माल है वो बहुत ही आवश्यक है। और कच्चे माल के साथ साथ एनर्जी, शक्ति, ऊर्जा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लौह इस्पात उद्योग की बात करें तो लौह इस्पात उद्योग ऐसा उद्योग है जो कोयले पर निर्भर करता है ना। तो इसीलिए जो लौह इस्पात उद्योग है, यही कारण है कि हमें ऐसे जगहों पर देखने को मिलता है जिसके आसपास कोयले की बड़ी बड़ी खानें हों, ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ का जो कोरबा है, ठीक, कोरबा के पास आपको मिल जाएंगे कोयले के इसके लौह इस्पात के उद्योग। कोरबा का नाम सुना आप लोगों ने? जब आप मैप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कोरबा जो है वो प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र है यहाँ पर, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश में रेणुकूट है, वहाँ पे क्या होता है, एल्यूमिनियम उद्योग, है ना। वो भी कैसे चलता है, बिजली से, विद्युत शक्ति से, है ना। तो विद्युत शक्ति जो एनर्जी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्री के उपलब्ध स्थापित करने में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट फिर वही आ गया, विद्युत, ठीक है। अभी हमने एनर्जी देखी थी, अब देखेंगे विद्युत का। तो उद्योगों की अवस्थिति के लिए नियमित विद्युत आपूर्ति पूर्व शर्त है। यानी कि अगर आप किसी इंडस्ट्री को स्थापित कर रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इंश्योर कर लेना चाहिए कि विद्युत आपूर्ति वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में आती हो, ठीक है। आपके अगर आपने कोई ऐसी इंडस्ट्री खोली है, हैवी इंडस्ट्री, जिसमें विद्युत की काफ़ी मात्रा में ज़रूरत है, आपको मशीनें चलानी है, तो मशीनें ऐसे तो पानी से तो चलेंगी, हवा से तो चलेंगे नहीं। उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, बिजली चाहिए उसे, है ना। तो ज़्यादातर उद्योग ऐसी जगहों पर खोले जाते हैं जहाँ पर विद्युत की आपूर्ति 24 घंटे उपलब्ध हो, ठीक है। यही कारण है कि आप लोग दिल्ली में देखेंगे या फिर बड़े बड़े शहरों में देखेंगे, नगरों में देखेंगे, वहाँ पर क्या होता है, विद्युत कंपनियाँ स्थापित की जाती हैं, ठीक है, ताकि जो इलेक्ट्रिक शॉर्टेज है वो ना हो सके, ठीक है। जो अगला फैक्टर है वो है श्रम। अब बिना लेबर के कोई फैक्ट्री तो चलेगी नहीं,
कोई उद्योग तो चलेगा नहीं बिना लेबर के या बिना मेहनत के, है ना। तो श्रम आपूर्ति दो आधारों पर महत्वपूर्ण है। कैसे? अक्सर ये बड़ी संख्या में कामगारों की आवश्यकता होती है, कुशल और तकनीकी क्षमता से युक्त लोगों की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमारे देश में आज भी आधुनिक उद्योग मशीनीकरण के वृद्धि के बजाय बड़ी संख्या में कामगारों की आवश्यकता है। देखो, अब जो श्रम होता है दो तरीके का होता है। एक तो भाई ऐसा मेहनत होगी जो मशीनों में की जा रही है, और एक मेहनत ऐसी होती है जो डायरेक्ट हाथों से की जाती है। ठीक है, तो भारत में दोनों ही तकनीकें व्यापक स्तर प्रयोग में की जाती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रेशियो जो किसका जाता है वो है हस्त उद्योग का। ठीक है, जो मेहनत है, मजदूर है, अभी भी आज भी भारत में उनकी उपस्थिति उद्योगों में भारी मात्रा में आवश्यक होती है। अब मान लीजिए कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लोगों की ज़रूरत है। अब लोगों की जगह मशीनें तो काम करेंगी, रोबोट तो काम करेंगे नहीं, है ना। तो लोगों की ज़रूरत भी तो होगी, तो लोग जब मेहनत करेंगे तभी तो इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो जो इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री को अगर चलाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो क्या है? श्रम। ठीक है, इसको श्रमिक भी कर सकते हैं, लेबर भी कर सकते हैं, बाकी श्रम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो अगला है वो है परिवहन, ट्रांसपोर्ट। क्यों? अब कच्चा माल पहुंचाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्ट की, चाहे वो भूमि के माध्यम से हो चाहे जल के माध्यम से हो, परिवहन की आवश्यकता होती ही होती है। साथ ही अगर आपने कोई माल तैयार कर लिया, मान लीजिए आपने कपड़ा कोई आपकी सूती कपड़े की इंडस्ट्री है, आपने कच्चा माल मंगाया, ठीक है, आपने बनाया, प्रोडक्शन हो गया, भारी मात्रा में आपने प्रोडक्शन किया। अब उसको बाजार में तो लेके जाओगे बेचने के लिए, तो बाजार में कैसे लेके जाओगे? एक एक करके नहीं, आप बाजार लेके कैसे जाओगे भाई? ट्रांसपोर्ट के थ्रू, है ना। अगर आपको बाहर लेके जाना है, बाहर की कंट्री में लेके जाना है, तो आप क्या करेंगे? या तो एयरप्लेन से ले जाएंगे, जेट से ले जाएंगे, या फिर आप लोग पानी के रास्ते से ले जाएंगे, मर्चेंट से, है ना। या फिर आप लोग क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट जो सड़क मार्ग है उससे ले जाएंगे। ठीक है, तो परिवहन बहुत ही आवश्यक है। अब आपने ऐसी जगह पे अपनी इंडस्ट्री खोल ली जहाँ पे रोड ही नहीं है, पक्के रोड नहीं है, उबड़ खाबड़ रोड है, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा कैसे आएगी, है ना। ना आप मार्केट सामान लेके जा सकते हैं, ना आप कच्चा माल मंगा सकते हैं। तो जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो ऐसी जगह पे स्थापित की जाती है जहाँ पे परिवहन के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों, या फिर जो परिवहन की सुविधा है वो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हो। ठीक है, यही कारण है कि आप लोग देखेंगे कि आज भी जो ऐसे गांव जहाँ पर रोड या ट्रांसपोर्ट जो है वो अभी तक नहीं पहुँच पाया, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं लगाई जाती हैं। ठीक है, अभी तक लोग वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं लगाना चाहते। क्यों? क्योंकि कच्चा माल जब पहुँचेगा ही नहीं, या फिर अगर माल आपने बना भी लिया, कच्चा माल आपने पहुँचा भी दिया वहाँ पर, तो आप लोग उसका बाज़ार में कैसे लेके जाएंगे भाई? जब आपको मुनाफा कैसे होगा? जब बेचेंगे तभी तो मुनाफा होगा। माल बना के रखने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। मुनाफा कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाज़ार में जाना पड़ेगा, है ना। तो बाज़ार आप उसको माल को कैसे लेके जाएंगे? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो ट्रांसपोर्ट जो है वो भी बहुत ही मेन फैक्टर है किसी भी इंडस्ट्री के स्थापना में। ठीक है, इसके बाद बाज़ार, तो हमने पहले डिस्कस किया। अब माल तो आपने बना लिया, कोई जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तो आपने कंप्लीट कर ली, प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया मैन्युफैक्चरिंग का, बट अब उसको बेचोगे भी तो, है ना। तो बेचने के लिए बाज़ार होना आवश्यक है कि नहीं है? आपने कपड़ा बना लिया, अब कपड़े को बेचोगे कहाँ? घर घर जाके नहीं, आप बाज़ार ढूंढोगे, है ना। जैसे सूरत में बाज़ार उपलब्ध है कपड़े का, सबसे बड़ी मार्केट सूरत में लगती है, गांधीनगर में लगती है। ठीक है, दिल्ली में पालिका बाज़ार है। तो बाज़ार जो है वो भी बहुत ही मेन फैक्टर है किसी भी इंडस्ट्री के स्थापना के लिए। इंडस्ट्री ज़्यादातर लोग ऐसी जगहों पर स्थापित करना चाहते हैं जहाँ पे बाज़ार आसानी से उपलब्ध हो। ठीक है, अब बाज़ार ऐसा बाज़ार नहीं जहाँ पे लोग, बाज़ार तो हो लेकिन वहाँ पे लोग परचेस करते भी हों, लोगों की क्रय शक्ति भी हो। अब ऐसा नहीं कि आपने ऐसे बीहड़ के जंगलों में खोल लिया अपना उद्योग जहाँ पे लोग कुछ 1 रुपया नहीं है उनके पास। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है, वहाँ पर बाज़ार भले ही हो। मान लीजिए कोई जंगल, बीहड़ का जंगल है, अब उसके पास में कोई बाज़ार है, आपने बाज़ार अपना माल लेके गए, अरे जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो खरीदेंगे क्या, है ना। तो जो कंपनीज होती हैं वो ऐसी जगह अपनी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करना चाहती हैं जहाँ पे लोगों की क्रय शक्ति भी हो, साथ ही साथ बाज़ार उपलब्ध हो। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है? जलवायु। अब जलवायु भी बहुत ही मेन फैक्टर है। इसको खैर मुझे पहले रखना चाहिए था, मैंने बाद में रख दिया इसको, कोई बात नहीं। आप लोग इसे पहले ही, सबसे पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट आप लोग इसे लिख सकते हैं जलवायु को। ठीक है, क्योंकि किसी भी स्थान पर उद्योगों की स्थापना में जलवायु जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, उद्योगों की जो स्थापना होती है उसके लिए जटिल जलवायु अधिक उपयुक्त नहीं होती है। यानी कि कोई ऐसा इलाका जहाँ पर बहुत ही गर्मी पड़ती है या बहुत ही ठंडी पड़ती है,
तो ऐसे प्रदेश जो होते हैं वो उद्योगों के लिए अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि यहाँ पे जो उद्योग है उनका विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, आप देखेंगे इसीलिए एग्जाम्पल के लिए उत्तरी पूर्व भारत की चरम जलवायु उद्योगों के विकास को बाधित करती है। जो उत्तर पूर्व का एरिया है वहाँ पे तगड़ी गर्मी पड़ती है, इसीलिए वहाँ पे आप देखेंगे ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो है वो वहाँ पे लगना पसंद नहीं करती। इसके विपरीत आप देखेंगे जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, जो नीचे का क्षेत्र है पश्चिमी तटीय वाला, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये केरल वाला इलाका, यहाँ पर ज़्यादातर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो जलवायु है वो उसके अनुकूल है। ठीक है, मान लीजिए आपने एसी का कोई इंडस्ट्री खोली है जहाँ पे एसी की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। अब आपने खोली है ऐसे इलाके में जहाँ पे -15 डिग्री या फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री टेम्परेचर रहता है। ठीक है, अब वहाँ पे जब पहले से ही ऑटोमेटिकली ठंड पड़ रही है तो वहाँ पे लोग एसी क्यों खरीदेंगे, है ना। ऐसे ही आपने हीटर बना रहे हैं जहाँ पे राजस्थान में आप हीटर बना रहे हैं, अब तो राजस्थान में हीटर की ज़रूरत थोड़ी है, हीटर की ज़रूरत तो यहाँ पे है, इस जगह पे, है ना। और यहाँ पे जो एसी बन रही है इसकी ज़रूरत यहाँ पे है। तो जलवायु जो होती है बहुत ही मेन फैक्टर होता है किसी भी इंडस्ट्री की स्थापना में। अब हमने जो दूसरा डिवीज़न किया था गैर भौगोलिक कारक, इसमें क्या क्या आती हैं, तो गैर भौगोलिक कारक भी होते हैं जैसे पूंजी, है ना। अब इंडस्ट्री आपको कोई कंपनी खोलनी है या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग हब खोलना है तो उसके लिए आपको पैसा, तो बिना पैसे को कुछ थोड़ी कर पाओगे, तो पैसा भी होना चाहिए। फिर औद्योगिक नीति जो सरकार बनाती है वो भी उसके साथ होनी चाहिए, नहीं कि यहाँ पे उद्योगों को, उस प्रकार के उद्योगों को स्थापना सरकार ने बना कर रखी है। जैसे तंबाकू उद्योग देखते हैं तो भारत में कई इलाकों में तंबाकू बैन है, ठीक है, और फिर तंबाकू का जो उत्पादन है वो इलीगल है। अब आप लोग उस जगह पर क्या कर सकते हैं प्रोडक्शन तंबाकू का? नहीं, क्योंकि सरकारी नीति जो है वो आपके खिलाफ है। अब जैसे बिहार में शराब बैन है, तो आप क्या शराब जो लिक्वर है उसका प्रोडक्शन बिहार में कर पाएंगे खुले पैमाने पर? नहीं। क्यों? क्योंकि जो सरकार की औद्योगिक नीति है उसमें लिक्वर के प्रोडक्शन को बैन किया गया है। ठीक है, फिर बैंकिंग सुविधाएं आ जाती है, लोनों की समस्या, बीमा की समस्या, ठीक है। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो गैर भौगोलिक कारक हैं, जो किसी स्थान पर, किसी जगह पर इंडस्ट्रीज़ की जो डेवलपमेंट है उसको डायरेक्ट रूप से इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला है, अब ऐसे मस्ट नो थिंग्स, मैंने यहाँ पे ऐसी चीज़ों को इंक्लूड किया है जो आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं, उनके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी भी है। ठीक है, आपको जानना ही चाहिए इनके बारे में। जैसे स्वच्छंद उद्योग। अब स्वच्छंद उद्योग क्या है? स्वच्छंद, अब नाम से समझ में आ जाएगा स्वच्छंद, अब नाम से तो खैर समझ में नहीं आएगा। ये ऐसे उद्योग है जिनमें जो इंडस्ट्री है वो कच्चे माल पर निर्भर नहीं करती है। जो प्रोडक्शन होता है वो उद्योग का कच्चे माल पर निर्भर नहीं करता। कच्चा माल अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, संगठक पुर्जों पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर उसके जो पार्ट्स हैं, पुर्जे हैं, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए वो अवेलेबल हैं, तो आप वो उद्योग कर सकते हैं। जैसे चीनी उद्योग, सूती उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग। ठीक है, ये सब क्या है? स्वच्छंद उद्योगों के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रौद्योगिकी ध्रुव किसे कहते हैं? प्रौद्योगिकी ध्रुव या फिर प्रौद्योगिक ध्रुव। अब देखो ध्रुव का मतलब क्या होता है यार, सिंपल सी बात है। आप इसका मतलब में ही जाएंगे तो आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब इसके बस वर्ड को ही समझ लो बस। प्रौद्योगिकी क्या है? टेक्नोलॉजी या फिर इंडस्ट्री। ध्रुव क्या है? सेंटर। अब जहाँ पे कई सारी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, कई सारे जो कंपनियां हैं वो स्थापित होना चाह रही हैं, जहाँ पे बहुत सारी कंपनियां स्थापित हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रौद्योगिक ध्रुव। यानी कि जहाँ बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हो रही है, बहुत सारी कंपनीज वहाँ पे हैं। या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं कि एक विशेष स्थान पर एक विशेष चीज़ का ही प्रोडक्शन हो रहा है, एक विशेष चीज़ का ही इंडस्ट्री जो है वहाँ पे चल रही है। ठीक है, जैसे USA में सिलिकॉन वैली, इंडिया में बेंगलुरु में क्या होता है? IT सेक्टर बहुत ही फेमस वहाँ पे। ठीक है, IT सेक्टर जो है कंप्यूटर का क्षेत्र वहाँ पे बहुत ही प्रचलित है। ठीक है, तो ये बेंगलुरु क्या है? प्रौद्योगिक ध्रुव। सिलिकॉन वैली USA में। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जंग का कटोरा किससे कहा जाता है? तो USA में एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग, उसी सेंट पीटर्सबर्ग को हम लोग जंग का कटोरा कहते हैं। क्यों? अब जंग किस में लगती है? लोहे में। तो लोहे का जो प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है, इसलिए इसको क्या कह दिया गया? जंग का कटोरा। ठीक है, जंग का कटोरा इसलिए क्या? क्योंकि पहले यहाँ बहुत भारी मात्रा प्रोडक्शन होता था, लेकिन इसमें धीरे धीरे कमी आ रही है, लोहे में जंग लग रही है। ठीक है, तो उसको क्या कह दिया? जंग का कटोरा। बहुत ही ईजी है, समझ सकते हो। ठीक है,
हमें क्या करना है भाई, नाम याद रखना है हमें। क्या मतलब वहाँ पे जंग का कटोरा क्यों कह रहे हैं उसे, बस नाम याद रखने का तरीका क्या है। सेंट पीटर्सबर्ग जगह है जहाँ पे भारी मात्रा में लोहे का प्रोडक्शन होता था, अब कम हो रहा है, तो इसे क्या कह दिया कि जंग का कटोरा, लोहे में जंग लग गई। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको हमारी जो आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इसकी PDF जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया मैंने टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम की लिंक पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो हमारा आज का जो मोटो था आपको ये चैप्टर समझाना, वो यही कंप्लीट हुआ। आप लोग अगर कोई सजेशंस हो मेरे लिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, मोस्ट वेलकम। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।